गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th सीबीएसई का बेटे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं आज। पिछली क्लास में बेटे हम लोगों ने रेजिस्टेंस टॉपिक डिस्कस किया, फिर रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है वो डिस्कस किया। चार जो हमारे पास थी वो चार चीजें थी जिनके ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट वन वाज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम हो रहा था। फिर हमने देखा बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें क्या था कि अगर एरिया बढ़ता था तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता था और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू था। तीसरी चीज हमने देखी नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप जिस तरह का मटेरियल यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होगा। आप कॉपर यूज कर रहे हो या आप आयरन यूज कर रहे हो या आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो या आप सिल्वर यूज कर रहे हो, व्हाटसोएवर द मटेरियल यू आर यूजिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल वेरी। और लास्ट हमने डिस्कस किया था बेटे टेम्परेचर। टेम्परेचर के दो केसेस बने थे राजा। एक था कि अगर हम मेटल्स की कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में जब टेम्परेचर बढ़ता था तो रेजिस्टेंस बेटे क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होते थे और नंबर ऑफ कोलिजन्स के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमने क्या देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर का काम करते हैं और अगर हम उन्हें किसी भी एनर्जी की किसी भी फॉर्म में ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर मूव करना शुरू कर देते हैं और उनकी मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है। तो जब वो इनिशियली रूम टेम्परेचर पे थे तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, मींस रेजिस्टेंस वाज हाई। जैसे हमने उसको टेम्परेचर की फॉर्म में बेटा एनर्जी प्रोवाइड की तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में हमने कंक्लूड किया था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है, फिर इन चार पैरामीटर्स को मिला के जब हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, फिर इसी से हमने क्या किया, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A एंड रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नेम्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फिर हमने इसको डिफाइन किया कैसे, L की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने 1 मीटर, एरिया की वैल्यू कितनी पुट कर दी बेटे 1 मीटर स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास आ गया था R इज इक्वल्स टू रो। तो हमने रो को कैसे डिफाइन किया था कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, यूनिट मींस 1 मीटर लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया, दोनों चीजें यूनिट थी। तो उस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है कंडक्टर की दैट विल कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मींस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी, L एंड A की वैल्यू यूनिट। ठीक है बेटे, तो ये रेजिस्टिविटी थी हमारे पास। और इससे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड की कि हमारा रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये R जो है वो डायमेंशन पे मींस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। ये L या A के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं लेंथ को चेंज करके दिखाया गया है, एरिया को, डायमीटर को, किसी भी चीज को चेंज करके दिखाया गया है और आपसे पूछा रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में चेंज सिर्फ तभी आता है अगर हम मटेरियल चेंज कर लें या फिर हम टेम्परेचर में बेटे वेरिएशन करें। रेजिस्टिविटी में चेंज सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस के चेंज के लिए चारों फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। डन, तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस चीज की। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी होती है ना बेटे, रेजिस्टिविटी मेटल्स में सबसे कम होती है। मेटल्स क्योंकि अच्छे कंडक्टर्स है ना तो वो ऑपोजिशन कम प्रोवाइड करते हैं। सबसे कम रेजिस्टिविटी मेटल्स में, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में एंड फिर इंसुलेटर्स में। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसके पास होती है, इंसुलेटर्स के पास, उससे कम सेमीकंडक्टर्स के पास और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसके पास, मेटल्स के पास। ठीक है, तो ये तो वैसे जनरल सी चीज आपको पता ही होगी। चलो जरा एक न्यूमेरिकल लिखो, मैं डिक्टेट करवा रही हूं स्टेटमेंट, लिखो जरा बेटा। लिखो अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm
of resistance 20 ohm is drawn out, DRAWN is drawn out so that its length is increased to twice its original length, calculate the resistance of wire, in a new situation, अब देखो बेटे क्या कह रहा है, कहता है पीस ऑफ वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितनी भी उसकी पहले लेंथ थी, लेट्स सपोज द लेंथ वाज L, उसको खींचने पे ड्रॉ करने पे क्या हो गई है, वो डबल हो गई है, द लेंथ इज ट्वाइस। तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 20 ओम, अब रेजिस्टेंस हमें पता है कि डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, मतलब लेंथ में अगर चेंज आया है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, अब आप यहाँ पे गलती कहाँ करते हो, उसने वही नई रेजिस्टेंस आपसे पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। आपने क्या करना है, आप फटाफट से आपने ये फॉर्मूला देख लेना है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। पहले उसकी लेंथ L थी, अब डबल हो गई तो 2L है ना, आपने फटाफट से रेजिस्टेंस को बोल देना है डबल। 100% मैं गारंटी देती हूँ आप ये चीज करोगे। अगर मेरी बातों को अभी भी ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे और ना उन्हें दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं करोगे तो 100% बेटा आप ये गलती करके आओगे, और 100% पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक लेवल्ड पेपर जो होता है, बढ़िया लेवल वाला पेपर, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये गलती हम ना करें, इसके लिए जरा ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या है। देखो उसने बेटे क्या बोला है हमें, वो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मैंने आर लिख दिया, इसको कितनी है ये 20 ओम, 20 है ना बेटा, हाँ जी 20 ओम है ना। तो हम लिख लेते हैं ओरिजिनल लेंथ, लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर कितनी L, ओरिजिनल लेंथ मैंने कितनी मान ली, L मान ली। अच्छा जी ठीक है, मतलब ये मेरे पास कोई ऐसा वायर था, इसकी L लेंथ और इसके पास 20 ओम रेजिस्टेंस था। अब बेटे इसको खींच लिया हमने, खींचेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, कोई मोटी तार है इस तरह से, जब हम उसको खींचते जाएंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थिकनेस जब कम हुई तो ये ऐसा लंबा तार बन गया, बट इसकी थिकनेस क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, मतलब इसकी लेंथ अब 12 होगी, रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी है, मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 12 होगी और मुझे पता चलेगा कि थिकनेस भी थोड़ी कम होगी इसको खींचने पे, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा बट अब ये देखो, जितना मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया वही सेम यहाँ पे यूज हुआ है, हमने कुछ ऐड तो नहीं किया, हमने उसी को पकड़ के खींचा है। मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्क, जो उसका पुराना वॉल्यूम था ओरिजिनल, और जो नया वॉल्यूम होगा न्यू वॉल्यूम, इसको मैंने V डैश लिख दिया, दिस टू मस्ट बी इक्वल, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि एक देखो सेम ये सपोज ये तार है, ये मटेरियल है, इसको जब हमने खींचा तो इसी को खींचा है ना बेटे, तो इसके मटेरियल का वॉल्यूम आएगा जितना भी ये है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना, आप ये लगाते ही नहीं हो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। हमने देखा लेंथ डबल की रेजिस्टेंस डबल कर दो, लेंथ हाफ की रेजिस्टेंस हाफ कर दो, एंड दैट इज रॉन्ग, उससे गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इसको मैंने इसलिए से समझाने की कोशिश की है आपको कि ये वायर थी जिसकी लेंथ L थी, इसको पकड़ के हमने ड्रॉ किया, खींचा, 2L लेंथ होगी, तो नेचुरल सी बात है कि इसकी मोटाई कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है वो बराबर होना चाहिए, बस ये चीज है कि वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाओ, ये R का फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। R की वैल्यू हमें पता है कितनी, 20 रो L बाय ए, रो L बाय ए। अब जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो आप कोई भी वॉल्यूम, जनरल वॉल्यूम जब आप लिखते हो आप क्या लिखते हो, साइड क्यूब या लेंथ का क्यूब, ऐसा ही कुछ होता है ना वॉल्यूम। या हम इसको ऐसा लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ या हाइट। क्या ये सही है बेटे, देखना जरा, क्या इसको, इस वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आप कोई भी वॉल्यूम निकालते हो, आप उसका यूनिट क्या लिखते हो, मीटर क्यूब, मतलब उसमें लेंथ जो है वो 3 बार आती है, तभी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब हुआ ना उसका यूनिट बेटे। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। एरिया को क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर, एल का स्क्वायर इंटू एल, क्या बन गया, वही बन गया ना एल क्यूब, वही बन गया एल क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम को क्या, समझ आ गई ना ये चीज, ये एरिया और ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ एल क्यूब, वॉल्यूम भी बन गया। तो मतलब मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकती हूँ, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका मतलब हम एरिया को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। एरिया को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अब ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एरिया को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो यहां पे एरिया कितना बना, मैं यहां साइड पे लिख देती हूं, एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, मींस ए इज इक्वल्स टू वी बाय एल। अगर इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वी था, लेंथ कितनी थी, तो एरिया कितना बना, ये इस एरिया की जगह मैं पुट कर दूं, इस एरिया की जगह मैंने पुट कर दिया वी अपॉन एल था, ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन गया, रो एल स्क्वायर बाय वी। इतनी बात ध्यान में आई, समझ में आया इतना बेटे क्वेश्चन। रेजिस्टेंस दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है, हमें फॉर्मूला आता है एरिया का, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने बना लिया, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो वहां से एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम, इधर आके लेंथ डिवाइड होगी, क्या बना, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो इस एरिया की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। यहाँ पे जब एल लिखोगे तो ये एल बाद में ऊपर जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे, मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो रो एल इंटू एल, एल स्क्वायर अपॉन वी, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई जब हमारे पास ओरिजिनल सारी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, इसको रब कर रही हूं बेटा मैं। अब देखो बेटे, न्यू लेंथ, नई लेंथ कितनी है, ट्वाइस पहले वाली की, नई लेंथ को मैंने लिख दिया एल डैश, वो कितनी है, 2L, क्वेश्चन में गिवन है हमें। न्यू वॉल्यूम V डैश इज इक्वल्स टू V, अभी समझाया मैंने, वॉल्यूम क्या रहेगा दोनों का सेम। न्यू रेजिस्टेंस R डैश हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है, सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे, R डैश इज इक्वल्स टू रो। अच्छा, अब रो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम है, हमने उसी तार को खींचा, तो मटेरियल के, अगर मटेरियल चेंज होता है तभी रो चेंज होता है, लेंथ के चेंज होने से रो चेंज नहीं होता, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। R इज डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाय A डैश, या इसको क्या लिख देंगे, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाय V डैश वॉल्यूम इंटू लेंथ, है ना, इंटू लेंथ। तो ये क्या बन गया बेटा, देखो क्या बन जाएगा, ये R डैश हमें फाइंड आउट करना है ना, और इस L डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2L, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2L, रो को ऐसे रख दिया, L डैश की जगह पे 2L स्क्वायर है ना, इसका L डैश स्क्वायर मतलब ये भी इसका स्क्वायर अपॉन V डैश की जगह पे V, V डैश की जगह पे V। समझ में आया क्या लिखा मैंने, ये क्या बन गया, रो L डैश का स्क्वायर अपॉन V डैश। R डैश तो हमें निकालना है, रो ऐसे लिख दिया, L डैश की जगह पे ये देखो 2L, ये लिखा इसका स्क्वायर, V डैश की जगह पे ये V की इक्वल ही है अपॉन V। तो ये देखो क्या बना बेटे, R डैश इज इक्वल्स टू रो 2 2 4 L स्क्वायर बाय V, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रो L स्क्वायर बाय V। और ये देखो ये क्या है, रो L स्क्वायर बाय V, रो L स्क्वायर बाय V की वैल्यू कितनी है, 20, है ना, ये पुराने वाला रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये R डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 80 ओम। कहां से भरा हमने इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ में आई बेटे ये बात, ठीक है। आप लोगों ने क्या करके आना था, उसको डबल करके आ जाना था, पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, उससे 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द राइट वे, इस तरह से करना है क्वेश्चन को। नोट करो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका।
नोट करो फटाफट से बेटे। कहते बेटा आप, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लिखो, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अ वायर इज स्ट्रेच्ड so that a wire is stretched so that its length becomes 6 by 5 times 6 by 5 times its original length, full stop. If its original resistance is 25 ohm, find its new resistance and resistivity। ठीक है राजे, अब क्या दिया है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 25 ओम, और क्या दिया है, लेंथ मान ली हमने, लेट ओरिजिनल लेंथ एल, है ना। तो जो न्यू लेंथ है वो कितनी है, न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू 6 by 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, है ना। मतलब जो एल डैश है हमारे पास वो कितना है, 6 by 5 एल। तो न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, एक तो ये निकालना है और एक नई रेजिस्टिविटी निकालनी है, न्यू रेजिस्टिविटी रो डैश, ये निकालनी है। दो चीजें उसने हमसे पूछी हैं कि एक तो नया रेजिस्टेंस निकालिए और एक नई रेजिस्टिविटी निकालिए। तो पहले हम ओरिजिनल वाले से चलते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, मीन्स 25 इज इक्वल्स टू रो एल, और इसकी जगह वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, वी बाय एल, एरिया की जगह, सॉरी एरिया की जगह वी बाय एल, मतलब एक कितना बन गया, रो एल स्क्वायर बाय वी। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार में बेटे, आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल डैश बाय ए डैश, इसी को फिर से रो एल डैश बाय वी डैश अपॉन एल डैश, है ना, जो बच्चों पिछली बार किया सेम वही। आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल डैश स्क्वायर और वी डैश की जगह पे वी। अब आर डैश तो हमें निकालना ही है, रो एल डैश की जगह पे 6 by 5 एल का स्क्वायर अपॉन वी। आर डैश इज इक्वल्स टू रो 6 6 36, 5 5 25 अपॉन में आएगा ये इंटू एल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 36 by 25 इंटू रो एल स्क्वायर बाय वी। रो एल स्क्वायर बाय वी फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है, आर डैश इज इक्वल्स टू 36 by 25 इंटू 25 फ्रॉम 1। इसके साथ कट गया, कितना बचा आपके पास, 36 ओम। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बेटे, 36 ओम। नई रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सेम, नई रेजिस्टिविटी रो डैश क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, बिकॉज अवर रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस, लेंथ एरिया या वॉल्यूम के चेंज होने से रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता। तो आप क्या लिख लोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशंस सो इट विल रिमेन सेम। ये रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी। ठीक है राजे, समझ गया मेरी बात।
होप सो कि आपको न्यूमेरिकल करने का पता चल गया होगा। बेटे आपको बुकलेट सर ने सेंड कर रखी है आप लोगों के ग्रुप्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन बुकलेट्स में, प्रीवियस ईयर भी डाले गए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड ऑल। ठीक है, चैप्टर खत्म होते हैं हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे एक बार, बट बेटे जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो ट्राई किया करो कि उसके क्वेश्चंस को उस बुकलेट में से करने की कोशिश करो। ये नहीं इस पे मतलब कि मैम ही क्लास में करवाएंगे तब हम करेंगे, ट्राई किया करो अपने आप से, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके क्वेश्चंस बुकलेट में से, देखो आपके पास सारा मटेरियल हमने प्रोवाइड कर दिया है, उसको ट्राई करो उसमें से। ठीक है बेटे, समझ गए मेरी बात? तो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब देखो जरूरी नहीं होता बेटा कि एक सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टर होगा, बहुत सारे हो सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं आज हम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से समझना है, पूरी जान लगा के करने की इसको कोशिश करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो बेटे दो तरह के कॉम्बिनेशन है, पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वर्ड हमने पहले भी एक दो लेक्चर्स में यूज किया जब हमने बोला था एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट, तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते थे और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में, और मैंने तब भी बोला था कि बेटे आगे जाके आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, आगे जाके कहां? यहां। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटे कि रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड, वन उसका एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, वो एंड टू एंड कनेक्शन है। सीरीज का मतलब क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन। देखो ध्यान से समझो इसको बेटे, जैसे बेटे मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1, इसी तरह से मेरे को 3-4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उन्होंने बोला सीरीज में लगाइए, तो यहां से ये इसका स्टार्टिंग वाला एंड हो गया बेटे और ये इसका टर्मिनेटिंग फिनिशिंग एंड हो गया। जब इसका फिनिशिंग एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग के साथ लगेगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास R2, फिर इसका फिनिशिंग अगले वाले के साथ लग गया, इसी तरह से सो ऑन, जितने भी मर्जी मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है, अगर उनको मैंने एंड टू एंड इसी तरह से कनेक्ट कर रखा है, मतलब एक का टर्मिनेटिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग वाले के साथ कनेक्टेड है, तो वो कनेक्शन कैसा कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कनेक्शन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको समझने का एक और तरीका है बेटे, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और मैंने इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अलोंग एक बैटरी या एक सेल लगा दिया और ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है रजन, यहाँ पे की है हमारे पास, ये हमारे पास बैटरी है जो कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। अब हमें पता है कि करंट फ्लो होता है जब क्लोज्ड सर्किट होता है, की क्लोज कर रखी है ना मैंने, क्लोज्ड पाथ मिल गया इसको, तो करंट कहां से चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना बेटे, तो करंट ऐसे चलेगा, ये ऐसे, फिर यहां वापस आ जाएगा इसी तरह से। जितना करंट किसी बैटरी या सेल में से निकलता है, ये निकला, उतना ही दोबारा उसमें वापस आता है जैसा मर्जी रास्ता हो बीच में। ठीक है, तो सेल या बैटरी में से हम जितना भी करंट निकालते हैं उतना ही उसे वापस करना होता है, ये याद रखो। मैंने एक फ्रेंड से 10 रुपए लिए, मुझे उसको 10 ही वापस करने हैं, उसी तरह से जितना बैटरी या सेल से करंट लिया उतना ही उसको वापस करना है। डन बेटे, समझ गए? अच्छा, इसको समझने का दूसरा तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन को, अगर जो बैटरी या सेल में से या किसी भी सोर्स में से करंट निकल रहा है, अगर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, देखो अब कहां जाएगा ये, सिर्फ इसके पास यही एक रास्ता है कि यहां से निकला ये ऐसे, इसके पास और कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जब ऐसा केस हो कि करंट के पास एक सिंगल ऑप्शन हो फ्लो करने के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो, या तो एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक रेजिस्टेंस का बेटे टर्मिनेटिंग दूसरे के स्टार्टिंग के साथ, फिर इसका टर्मिनेटिंग अगले वाले के स्टार्टिंग के साथ, देन सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है, मैंने 3 लिए हैं, कितने भी हो सकते हैं, या तो ऐसे याद रखोगे, या फिर ये देखोगे कि सेल में से निकलने वाले करंट को अगर एक ही रास्ता मिल रहा है, अगर उसके पास सिंगल एक ही ऑप्शन है फ्लो करने के लिए, तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज। ध्यान रखिए, इतनी बात दिमाग में चली गई। चलिए, एक तो ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे समझोगे। दूसरी चीज बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहेंगे, यहां तो मैंने रेजिस्टेंसेस लगाया ना, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और भी बहुत जो भी कुछ लगा है,
सीरीज में सब में से करंट सेम फ्लो करता है, सब में से जो करंट फ्लो करता है वो सेम वैल्यू का करंट फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि इसमें से I1 करेगा, इसमें से I2 करेगा, मतलब अगर 10 एम्पियर टोटल था तो ऐसे इसमें से अलग, सब में सेम फ्लो करेगा। तो सीरीज के केस में क्या सेम होता है बेटे? करंट सेम होता है सारे एलिमेंट्स के थ्रू, बट जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। टोटल सम उसका सेम आएगा, जैसे टोटल हमने कितना प्रोवाइड किया उसको V, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ अलग होगी, जैसे मैंने इसको V1 लिख दिया R1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कुछ अलग होगी बेटे, इसको हमने V2 लिख दिया, इसके अक्रॉस कुछ अलग होगी, इसको हमने V3 लिख दिया। तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। कहां डिफरेंट होगी? इन ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे सबके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट, बट उसका सम जो आएगा वो क्या आएगा? सेम। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि सीरीज के केस में करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, चलो इतना हमें समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे देखना है। उसमें करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है हर एलिमेंट के अक्रॉस। अब आपको कोई पूछ लेता है कि हमने इतने रेजिस्टेंसेस तीनों सीरीज में लगाए हैं, इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना बनेगा? अगर आपसे कोई ये चीज बेटे पूछ लेता है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास तरीका है। इसको कैसे निकालते हैं हम, देखो जरा, यहीं पे लिखते हैं हम कहां से शुरू करेंगे? जो चीज डिफरेंट होती है। कौन डिफरेंट है? वोल्टेज डिफरेंट है सब में, तो हम लिखेंगे जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, it will be equals to sum of voltages across individual elements, V1 plus V2 plus V3। अच्छा जी, by Ohm's law, by using Ohm's law, Ohm's law क्या कहता था? V is equals to IR, यही था हमारा Ohm's law, V is equals to IR। तो अगर इसमें टोटल वोल्टेज V है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में लगाया मैंने, टोटल रेजिस्टेंस कितनी मान ली? RS। तो इस V की जगह पे क्या लिखेंगे? I करंट फ्लो कर रहा है, इस I की जगह पे I, RS। ये ऐसे क्यों लगाया बेटे? हम सीरीज पढ़ रहे हैं, आप R भी अकेला लिख सकते हो। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू V1, अब वोल्टेज इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? I, बट इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R1। तो यहाँ कितना बना? I इंटू R1। यहां करंट फिर से सेम बेटे, I, रेजिस्टेंस कितनी? R2, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है बेटे, समझ में आया? हमने ओम्स लॉ यूज कर लिया। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। टोटल सर्किट में कितना करंट? I, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RS, इसमें से भी करंट कितना जा रहा है? I, बट इसका रेजिस्टेंस कितना? R1, IR1, IR2, IR3। अब इसमें से देखो IRS इज इक्वल टू, I कॉमन आ गया तीनों में से, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I के साथ खत्म, कितना आ गया? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, आपके रेजिस्टेंसेस अगर बेटे सीरीज में लगे हैं, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? सारे रेजिस्टेंसेस का सम, जितने भी मर्जी लगे हों, 10 लगे हैं, 20 लगे हैं, 50 लगे, जितने भी लगे हैं, सबका क्या हो जाएगा बेटे? समेशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी सबकी। डन रहे? समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में ऐसा सीधी डेरिवेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, अदरवाइज इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया अभी, उसमें 2-3 चीजें पढ़ी। करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स, बट द टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। ठीक है, एंड उसी को यूज करके हमने क्या निकाल ली? हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में थी वो क्या होगी? सम। अब अगर बेटे मैं आपको बोल देती हूं कि हमारे पास 3 नहीं, मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे। क्या था मेरे पास? मैं इसको रब कर रही हूं, आप लोग पॉज करके बेटे नोट कर लेना। मेरे पास कितने रेजिस्टर्स हैं? n रेजिस्टर्स, और सबकी रेजिस्टेंस कितनी है? हैविंग सेम रेजिस्टेंस, सबके पास सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जैसे किसी की 1 ओम है, दूसरे की भी 1, तीसरे की भी 1, n की 1 ओम, मतलब 8 ओम मान ली मैंने। तो अब ये सीरीज में लगे हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है अगर ये सीरीज में लगे हैं तो
इसका नेट कितना आएगा, तो कितना आएगा बेटे, हमें पता है क्या आएगा, आर एस इज इक्वल्स टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस सो ऑन, कब तक, एन टाइम्स, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है ना, तो एन बार उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब एन टाइम्स इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, एन इंटू आर। मतलब अगर ये 10 रेजिस्टेंस थे तो आर प्लस आर 1 आर 2 आर 3 आर 4 5 6 7 कितना बन गया, 10 10 आर। अगर एन है तो कितना बन गया बेटे, एन आर। इसको याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। सीरीज और पैरेलल की रेशियो बताइए, सीरीज और पैरेलल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको याद करो, फिर पैरेलल करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी, एन इंटू आर, अगर उनकी रेजिस्टेंस सबकी सेम है। अगर डिफरेंट होगी फिर तो बेटा अलग अलग करना पड़ेगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक। ठीक है राजे। दूसरा कॉम्बिनेशन बेटे जो होता है वो कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल वाले में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है उन सबके बेटे स्टार्टिंग एंड एक जगह पे होंगे और उनके टर्मिनेटिंग एंड जो है वो एक जगह पे होंगे। देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको समझ आएगा। सेम तीन ही वही रेजिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं, R1 R2 and then is R3। मैंने क्या बोला, ये पैरेलल में कब होंगे, जब इन तीनों के स्टार्टिंग एंड, ये इसका स्टार्टिंग एंड, इसका स्टार्टिंग एंड, ये एक जगह पे, मतलब ये ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो गए तीनों। इनके टर्मिनेटिंग एंड एक ही पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया, तब ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। देखो आपको दिक्कत कहां पे आती है, आपको यहां समझ आता है सब, बट जब क्वेश्चन आते हैं ना बेटे उसमें ऐसे देखो, इसमें तो तीनों पैरेलल लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में हर जगह पैरेलल नहीं होंगे, दिखेंगे नहीं, इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझो। वहां पे आपको पैरेलल नजर नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा ना बने रहेंगे वो न्यूमेरिकल में। ठीक है, उनको किसी भी अलग तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सर्किट की फॉर्म में बनाया होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे वो पैरेलल है। तो पैरेलल कब, मैंने बता दिया कब, जब सबका स्टार्टिंग एक जगह पे और टर्मिनेटिंग पॉइंट एक जगह पे, तो वही रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल होंगे। दूसरा तरीका याद करने का, ये अगर हमने बेटे फिर से वही बैटरी सोर्स लगा दिया और सर्किट को मैंने क्या कर दिया रजे, क्लोज कर दिया। अब फिर से इसमें बस करंट फ्लो करेगा। अब देखो, क्या करंट के पास एक ही रास्ता है, क्या करंट के पास एक ही रास्ता है, नहीं। पिछले केस में सिर्फ एक ही रास्ता था, इसीलिए वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। इसमें क्या है, तीन रास्ते हैं। ये अब यहां से जब जाएगा तो ये इस पाथ में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो जब करंट के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, एक से ज्यादा रास्ते हैं जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, तो कॉम्बिनेशन कौन सा बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। डन बेटे। तो अब इसमें से अलग अलग जो ब्रांचेस है सब में करंट जो है फ्लो कर सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वोल्टेज सब में सेम रहती है। ये V वोल्टेज आपने दी, इसमें भी V होगी, इसमें भी V, इसमें भी V। तो इसमें क्या सेम होता है बेटे, वोल्टेज सेम, डिफरेंट क्या होता है, करंट। अब यहां से टोटल I दिया, यहां पे गया I1, यहां पे I2, यहां पे I3। तो जब यहां पे वापस आएगा इस तरह से तीनों फिर से ऐड हो जाएंगे, तीनों का सम क्या, I आ गया। जितना करंट सेल में से निकाला उतना ही करंट सेल को वापस कर दिया। यही बोला था बेटे मैंने, हम जितना करंट सेल में से निकाल लेंगे उतना ही करंट सेल को वापस भी करेंगे। होगी चीज वो प्रूफ। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, बट सम विल बी, टोटल करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज करंट्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें अगर पूछेगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर से वही चीज उठानी है जो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, I। तो टोटल करंट I is equals to sum of all the currents I1 plus I2 plus I3. Again by Ohm's law, Ohm's law क्या कह रहा था बेटे, V is equals to IR। पर अभी हम इस केस में हमें I चाहिए, तो I is equals to V upon R, है ना। I is equals to
V अपॉन R। तो I की जगह पे क्या लिखा, V वोल्टेज है, अपॉन R, और इसकी जगह मैंने P लगा लिया क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, I1 किस में से जा रहा है, R1 में से, और वोल्टेज कितनी सेम, V1, V अपॉन R1, सिमिलरली V अपॉन R2, V अपॉन R3, V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसके साथ कट गया, क्या बचा बेटे आपके पास, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। अब अगर आपको RP फाइंड आउट करना है ना, हमें 1 बाय RP नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, RP। तो जो भी इसको करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज बेटे मेरे पास R1 की वैल्यू दे रखी थी 2 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी थी 1 ओम, और इसकी वैल्यू भी दे रखी थी 2 ओम। एग्जांपल से समझा रही हूं मैं आपको। तो 1 बाय RP फाइंड आउट करेंगे, कैसा आएगा, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 की जगह 2, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2, 2 2 द 4 मतलब 2 बाय 1 आया। तो ये किसकी वैल्यू है, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 2 बाय 1। पर हमें क्या निकालना है, RP। तो RP क्या हो जाएगा, RP को उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 ओम, 1 बाय 2 ओम। ठीक है बेटे, होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी। डन, इतनी बात दिमाग में चली गई। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। अच्छा बेटे, अब अगर इसमें भी n रेजिस्टेंस दे दे जिनकी रेजिस्टेंस सेम है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस सेम है, क्या करोगे, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस कहां तक, n बाय R तक, है ना, n टाइम्स है ना, n बाय R तक। तो कितना बना आपके पास, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू n बाय R। ऊपर वाले सारे सम करो, कितना आएगा, n, टोटल n था ना, अपॉन R। पर हमें क्या निकालना है, RP। तो RP की वैल्यू कितनी आई, R बाय n। RP की वैल्यू कितनी आई, R बाय n। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर जिन सबकी रेजिस्टेंस सेम है उनको हम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये। सीरीज वाले में क्या आया था, NR। आपसे कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितना होगा, या पूछ लेता है सीरीज और पैरेलल में लगाया तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, RP इंटू RS, R बाय N इंटू NR। ये N के साथ N कटा, क्या बचा, R स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए बेटे ये दो चीजें मैंने बताई हैं। इस पर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको ये पता तो हो कि होता क्या है। डन बेटे, इतनी चीज दिमाग में चली गई सबके। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये सीरीज पैरेलल बड़ा दिमाग घुमा देते हैं अगर हमें समझ में नहीं आए। बट अगर आपको बेटे अच्छे से समझ में आ गए, यू कैन डू एनी क्वेश्चन। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम होगा तो हम अगला टॉपिक जो है वो उसको कवर करेंगे। ठीक है बेटे, बट जो भी क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे जो भी टॉपिक आप करते जा रहे हो, आपके दिमाग में जाते जा रहे हैं, प्लीज उनके क्वेश्चंस जो है वो बुकलेट से ट्राई करते रहो। ठीक है, डन। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।